तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ सिंप्लीफाई 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू हेल्प एनीवन डीक्लटर देयर होम एंड लाइफ, जिसे लिखा है जोशुआ बेकर ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो सीधा सा सवाल, क्या आप साफ सुथरे घर में रहना पसंद करते हैं पर सफाई करने से कतराते हैं? क्या आप सफाई को टालते रहते हैं क्योंकि ये आपको थका देता है? क्या आप औरों की तरह कहते हैं कि सफाई करेंगे लेकिन कभी शुरू नहीं कर पाते? तो इस समरी में आप जानेंगे कि ऑथर जोशुआ बेकर ने कैसे अपनी मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल की शुरुआत की। आप ही की तरह जोशुआ को भी अपना घर साफ करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने अपने घर में मिनिमलिज्म की शुरुआत की है तब से उन्हें साफ सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जोशुआ और उनकी फैमिली जिन मिनिमलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, आप भी उन प्रिंसिपल्स को सीख सकते हैं। उन्होंने जिन ट्रिक्स और टिप्स को यूज करके डीक्लटरिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाया, आप उन सब के बारे में भी जानेंगे। तो क्या आप मिनिमलिज्म के बारे में और जानना चाहते हैं? तो आइए इस जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की, जो है यकीन रखिए। अपने घर और जिंदगी से बेकार की चीजों को निकालकर डीक्लटरिंग करने से पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा, क्योंकि आप वही काम करते हैं जो आपके दिल में होता है। इसीलिए अगर आप दिल से मिनिमलिस्ट बनने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी सिंपल कोशिश, साधारण कोशिश एक बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट आपको देगी। मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल ही आपके लिए सबसे बेहतर लाइफस्टाइल है। इस बात पर यकीन करने के लिए आपको कई सारे रीजन चाहिए। इसलिए जोशुआ ने मिनिमलिस्ट बनने के 5 फायदे गिनाए हैं। पहला फायदा ये है कि आपके खर्चे कम होंगे। वैसे तो ये जाहिर सी बात है, पर ज्यादातर लोग इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। बहुत ज्यादा चीजों का मतलब है ज्यादा खर्चे, और दुनिया में ऐसे लोग कम ही है जिन्हें ये चिंता नहीं होती कि पैसे कहाँ से आएंगे। एक मिनिमलिस्ट जिंदगी जीने से सिर्फ आपके खर्चे कम नहीं होते, बल्कि आपके घर में चीजों की भरमार भी कम होती है। दूसरा फायदा है कम स्ट्रेस वाली जिंदगी। घर में अगर बेहिसाब चीजें पड़ी है तो वे आंखों को खटकती है। आपको हर चीज पर अपना ध्यान देना होता है, जिन्हें देखते देखते आपको स्ट्रेस हो जाता है। मिनिमलिज्म यानी कि कम चीजों में गुजारा करने की प्रैक्टिस करने से आपका मन शांत रहेगा। जरा सोचिए, 2 किचन है, एक किचन में सिर्फ 1 कटोरी फ्रूट्स पड़े हैं और दूसरे किचन में 1 कटोरी और फ्रूट्स रखे हैं। एक कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा है और कुछ फैले हुए बिल्स रखे हैं। कौन सा किचन सबसे अच्छा दिखेगा? कौन सा आपके मन को शांत करेगा? जाहिर है कि पहला किचन जिसमें कोई क्लटर नहीं है वही बेहतर दिखेगा। तीसरा फायदा है साफ सफाई करना आसान हो जाता है। हम सफाई से इसलिए कतराते हैं क्योंकि हमें ढेर सारी चीजों को साफ करना होता है। ऐसा लगता है कि धूल मिट्टी कहीं भी घुस आती है। जोशुआ को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने सालों ऐसे घर की सफाई की जिसमें क्लटर भरा था। वे जब भी अपने बच्चों के रूम के शेल्फ और उनके खिलौनों को देखते तो उनमें हमेशा धूल मिट्टी की परत बनी होती थी। डीक्लटरिंग के कारण जोशुआ अब सारी चीजों को धूल मिट्टी से बचा पाते थे। चौथा फायदा है कि ये एनवायरनमेंट यानी कि हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपकी माँ को घर साफ रखने का बहुत अच्छा वाला जुनून है। वो हमेशा फर्श को साफ करती है, फर्नीचर को अरेंज करती है और फौरन सारे गंदे बर्तन धो डालती है। आपकी माँ इतनी मेहनत से घर को साफ रखने की कोशिश करती है। अब ये बताइए कि अपनी माँ की मेहनत को रिस्पेक्ट देने के लिए और साफ सफाई को बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बाहर कीचड़ में घूमकर वापस आने पर क्या आप घर के अंदर मिट्टी लाएंगे, या फिर आप अपने कमरे को साफ करके किचन के बर्तनों को साफ करने में हेल्प करेंगे? जाहिर सी बात है आप ये दूसरा काम करेंगे। अपने आसपास को साफ रखना ही एनवायरनमेंट को साफ रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने एनवायरनमेंट की केयर करते हैं। 5वां और आखिरी फायदा ये है कि आप कम पर अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीद सकते हैं। चीजें कम होने के कारण आप अपनी सारी चीजें ही अच्छी क्वालिटी की रखना चाहेंगे। जैसे कि ज्यादा कपड़ों में पैसे लगाने के बजाय अब आप अच्छी क्वालिटी के कम कपड़े खरीद सकते हैं। हमें लगता है कि मीडियम क्वालिटी के ज्यादा कपड़े रखना अच्छी बात है, पर क्या आपको वाकई में इतने सारे कपड़ों की जरूरत पड़ती है? क्या आप वाकई में उन सबको यूज भी करते हैं? ज्यादा का मतलब बेहतर नहीं होता, और इस बहुत जबरदस्त लाइन को ज्यादा का मतलब बेहतर नहीं होता। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 की, जो कहता है इसे काम में लाइए। किसे काम में लाइए और कैसे लाइए, आइए जानते हैं। जब भी लोग ये सुनेंगे कि आप मिनिमलिज्म प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें फौरन ये लगेगा कि आपका घर बेजान और बोरिंग होगा। वे अंदाजा लगाएंगे कि आपके घर की दीवारें खाली पड़ी होगी और कोई डेकोरेशन नहीं किया होगा।
लेकिन जोशुआ का घर बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आप उनके प्यारे से घर में जाएंगे तो वहाँ आपको टीवी, सोफा और बच्चों के टॉयज दिखाई देंगे। उनकी अलमारी में कोट, जैकेट, ग्लव्स और कपड़े भी हैं। टेबल के ऊपर कई सारे बच्चों की किताबें भी पड़ी होगी। शायद आप कंफ्यूज्ड हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या जोशुआ झूठे हैं? उनके घर में इतनी सारी चीजें क्यों हैं? जब वो दावा करते हैं कि वो एक मिनिमलिस्ट है, वो इसलिए कि जोशुआ सिर्फ एक मिनिमलिस्ट नहीं है, वे एक रैशनल मिनिमलिस्ट हैं। इसका ये मतलब है कि वे और उनकी फैमिली एक यूनिक और अनोखी लाइफस्टाइल अपनाती है, जिसमें वे अपनी जरूरत के हिसाब से मिनिमलिज्म को फॉलो करते हैं। जोशुआ और उनकी फैमिली मिनिमलिज्म को 5 पहलुओं में बांटते हैं। पहला है, मिनिमलिज्म का मतलब है कि आप उन चीजों की कदर या वैल्यू करें जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और वैसी चीजें निकाल फेंकिए जो आपका ध्यान भटकाती है। अपने मनचाहे तरीके से वक्त बिताकर या फिर आपके पास जो कुछ भी या फिर सजाने की चीजें हैं, इन सबसे भी मिनिमलिज्म आप अपना सकते हैं। दूसरा है, जोशुआ और उनकी फैमिली के हिसाब से घर ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को डीक्लटर करना ही मिनिमलिज्म है। इन्होंने इसकी शुरुआत उन चीजों को बाहर निकाल कर की जो उनके घर में पड़े थे, जैसे कि टॉयज, बुक्स और शूज। उन्होंने ये सब या तो दान में दे दिया या फिर रिसाइकल होने के लिए भेज दी। जैसे जैसे इन्होंने चीजें कम की, वे खुश और आजाद महसूस करने लगे। बेकर फैमिली को एहसास हुआ कि उन्हें अपने इमोशन से भी क्लटर हटाना चाहिए। आगे तीसरे नंबर पर है, बेकर फैमिली के लिए डेकोरेशन या चीजों को सजाने के मायने भी बदल गए। मिनिमलिज्म को अपनाने से पहले उनके घर की दीवारें और शेल्फ काफी सजे धजे होते थे, उनमें काफी सामान लगे थे। लेकिन अब उन्होंने सारी अनचाही चीजों को हटा दिया है। अब सिर्फ वो आर्ट या चीजें ही लगी है जो उनके लिए मायने रखती है। उन्होंने बस वही चीजें रखी है जिनसे उन्हें प्यार है। ये चीजें जोशुआ और उनकी फैमिली की खासियत दिखाते हैं। चौथा है कि पैसों का इस्तेमाल सिर्फ दुनियादारी की चीजों को खरीदने के लिए नहीं होता। सिर्फ पैसे को जरूरी मानने वाली सोच से खुद को जोशुआ और उनकी फैमिली ने छुटकारा दिलाया। ऐसी सोच सिर्फ पैसे खर्च करने को उकसाती है। उन्होंने अपने पैसों के हिसाब लगाने के बाद कुछ चैरिटी और एनजीओ में पैसे लगाए। नंबर 5 पर है कि आपका मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उसे आप चूज करें। पिछले कुछ सालों में बेकर फैमिली ने कई अलग अलग तरह के मिनिमलिस्ट लोगों से मुलाकात की। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और फार्म में रहने चले गए, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ 100 चीजों को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी चलाने का डिसीजन लिया। लेकिन बेकर फैमिली ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सोच विचार करने के बाद अपनी जरूरतों के हिसाब से मिनिमलिज्म को एक्सेप्ट किया, उसे अपनाया। जोशुआ अपने रीडर्स से कहते हैं कि उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से ही मिनिमलिस्ट बनना चाहिए। अगर आपका मिनिमलिज्म का तरीका दूसरों के तरीकों से अलग है तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सबके तरीके एक जैसे ही हो। हम सभी का फैमिली सेटअप अलग होता है, अलग लाइफस्टाइल और अलग वैल्यूज होते हैं। इससे पहले कि आप मिनिमलिज्म जीने का फैसला करें, आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना होगा। आइए जानते हैं। तो आगे तीसरा प्रिंसिपल है, फौरन शुरू कीजिए। लोग साफ सफाई का काम हमेशा टालते रहते हैं क्योंकि ये थका देने वाला काम है। इसके बारे में सोचना ही हमें थका देता है। जरा सोचिए कि ये काम असल में करना पड़े तो हमारा क्या हाल होगा। जोशुआ डीक्लटरिंग को एक मैराथन दौड़ की तरह मानते हैं। ऐसा मानने से उन्हें काफी हेल्प मिलती है। मैराथन दौड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको पहली बार में ही लंबी दूरी नापनी है। मैराथन में दौड़ने वाला अपनी ताकत और सहन शक्ति को धीरे धीरे तब तक बढ़ाता है जब तक लंबी मैराथन दौड़ने लायक वो ना हो जाए। इसी तरह डीक्लटरिंग में भी आपको सारे घर की साफ सफाई एक ही बार में नहीं करनी है। इसे आपको धीरे धीरे करना चाहिए। धीमे ही सही, पर आप आगे जरूर बढ़ेंगे। छोटी छोटी सक्सेस में खुशी ढूंढिए। मान लेते हैं कि आपको अपने ऑफिस के डेस्क को डीक्लटर करने से शुरुआत करनी है। अपनी डेस्क से सारी अनचाही चीजें आपको हटानी है जो आपको परेशान करती है। ऐसा करने पर आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। वहाँ पड़े सारे पेपर्स को एक साथ रखिए और सारे पेन को एक ड्रॉअर में डालिए। ये आपके लिए बेबी स्टेप है ताकि आप बाद में बड़े स्टेप्स ले सके, जैसे कि गैराज या किचन को साफ करना। जहाँ तक बेकर फैमिली की बात है तो उन्होंने भी बेबी स्टेप से डीक्लटरिंग करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों में डीक्लटरिंग किया, फिर अपने डाइनिंग रूम और गेस्ट रूम को किया। उसके बाद उन्होंने बाथरूम, बच्चों के बेडरूम और मास्टर बेडरूम को डीक्लटर किया। आखिर में उन्होंने बड़े कमरे जैसे कि गैराज और बेसमेंट में डीक्लटरिंग करना शुरू किया।
बेकर फैमिली ने उन कमरों को सबसे पहले डी क्लटर किया जिनमें कम चीजें रखी थी। सबसे पहले तो ये जानना कि कोई चीज बेकार है कि नहीं, इसके लिए आपको सवाल करना होगा। क्या आपको इस चीज की जरूरत है? क्या इस चीज से आपको प्यार है? अगर दोनों सवालों का जवाब ना है तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल बेकार है, क्लटर है। मिनिमलिस्ट बनने से आप अपनी वैल्यूज को पहचान पाएंगे, क्योंकि अब आपके घर में सिर्फ वैसी चीजें ही बाकी होगी जो आपके दिल के करीब है। जोशुआ ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने घर के हर रूम को कैसे डी क्लटर किया। डाइनिंग और लिविंग रूम में बहुत सारे डेकोरेशन होने से हमारा ध्यान भटकता है। सिर्फ वही चीजें रखिए जिससे आपकी वैल्यूज दिखाई देती है। जहाँ तक बेडरूम की बात है, किसी भी सतह के ऊपर कुछ ना रखें। सारे आइटम को स्टोरेज बॉक्स या फिर किसी ड्रॉअर में रखें। कपड़ों की बात करें तो इन्हें डी क्लटर करना बहुत ही ट्रिकी है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि 80% यानी कि 80% बार आप सिर्फ अपने 20% कपड़े ही यूज करते हैं। आप कौन से कपड़े यूज करते हैं इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है हैंगर टेक्निक। सारे कपड़ों को आप उलट कर हैंगर में लटका दीजिए। फिर आप जो भी कपड़े पहनने के लिए निकालेंगे उसे पहनने के बाद वैसे ही वापस हैंगर में रखिए जैसे आप आम तौर पर रखते हैं। कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे कपड़े वैसे ही उल्टे पड़े हैं जिन्हें आपने अभी तक यूज ही नहीं किया। आखिर में बेकर फैमिली के सामने उन चीजों का ढेर बन गया था जो उनके किसी काम का नहीं था। उन्होंने अपने क्लटर से पैसे भी कमाए, अपने गराज में और ऑनलाइन चीजें बेची। उन्होंने कुछ सामान चैरिटी में देकर लोगों की हेल्प की थी। चाहे उन्होंने पैसे बनाए हो, चीजें किसी और को दी हो या फिर फेंक दी हो, बेकर्स ने अपने घर के क्लटर को खत्म किया। डी क्लटरिंग के बाद आपको ये पक्का करना होगा कि आपका घर हमेशा ऐसा ही रहे। तो नंबर 3 कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आगे नंबर 4 पर जो प्रिंसिपल है वो है ट्रेंड को रोकिए। मतलब ये कि क्या आप कभी किसी फ्रेंड के साथ मॉल गए और वहाँ ऐसी चीज देखी जिसे आप काफी टाइम से खरीदना चाहती थी। वो चीज आपके दिमाग से निकल ही नहीं रही है, पर आपके अंदर से आवाज आती है कि इस चीज की आपको जरूरत नहीं है, ये आपके लिए फालतू है। आप उस चीज को बस इसलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि आप बातें करते करते मॉल के बाहर निकल गए। अब सोचते हैं कि हमेशा यूं ही आपके दोस्त आपको पैसे खर्चने से रोकते रहे, लेकिन ऐसे फालतू खर्चों से आप ही खुद को रोक सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके लिए काफी विल पावर की जरूरत पड़ती है, पर ऐसा करना वाकई में बहुत ही फायदेमंद है। पैसे खर्च करने से पहले आपको कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं ये कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहली बात कि जितनी ज्यादा चीजें उतनी ही ज्यादा खुशियाँ। ये बात सही नहीं है। जोशुआ का जॉब है लोगों को छोटे और पिछड़े देशों में ले जाना। आमतौर पर ये अमेरिकन लोग होते हैं और इन्हें दुनिया के दूसरे देशों के लोगों के रहन सहन को देखने का मौका मिलता है। इन लोगों को ये एहसास होता है कि इन पिछड़े देश के लोगों के पास जीने के लिए बहुत ही कम चीजें होती है और फिर भी वो खुश रहते हैं। कई बार ये लोग सोचते हैं कि काश वे भी वैसे ही खुश रह पाते। इसलिए ज्यादा चीजें होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप खुश हैं। दुनियादारी की चीजों में अपनी खुशियाँ मत ढूंढिए। दूसरा ही कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर पैसा खर्च करना ही सब कुछ है। हम लगातार चीजें खरीदते रहते हैं ताकि आप अपना लाइफस्टाइल वैसा ही बना पाए जैसा आप चाहते हैं। पैसे खर्च करने पर आप मिडिल क्लास या अपर क्लास माने जाते हैं, लेकिन इसका एक बुरा साइड भी है। सामान बनाने और बेचने वाले चाहते हैं कि आप उनके पास बार बार आए, इसीलिए वे हमेशा आपके सामान में कुछ ऐसी कमी जरूर रखते हैं जिससे कस्टमर को पूरी तसल्ली ना मिले और वे उनके पास दोबारा खरीदने आए। इसीलिए फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड बदलते रहते हैं। अगर आपको ट्रेंड में रहना है तो आपको बार बार कपड़े खरीदने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कपड़े खरीद ही नहीं सकते, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आपको पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं। आप जितना कम खरीदेंगे आपके पास उतनी ही कम चीजें होंगी और आपके घर में कम क्लटर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 की। अपनी कोशिश में कायम रहिए। गोल्स रखने से लाइफ चेंज हो जाती है और हम भी चेंज हो जाते हैं। जब भी आप डी क्लटर करना शुरू करेंगे तो यही बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। जैसे जैसे आप अपने घर के छोटे छोटे हिस्सों को साफ करना शुरू करते हैं आप बड़े गोल्स को लेने के लिए तैयार होते हैं। जैसा कि आप शेल्फ की डी क्लटरिंग करने के बाद पूरे बाथरूम को डी क्लटर करते हैं और फिर जब आप अपने पूरे घर को क्लटर फ्री बना देते हैं तो आपके सामने एक और चैलेंज आ जाता है, जो है अपने घर को क्लटर फ्री मेंटेन करना, ताकि आपका घर हमेशा वैसा ही बना रहे। आइए कुछ ऐसे टिप्स के बारे में हम जानते हैं जिससे आपका घर हमेशा एक जैसा ही रहे। पहली टिप है अपने घर के उन कोनों की पहचान कीजिए जहाँ पर हमेशा क्लटर बन जाता है।
ये एक ड्रॉअर हो सकता है, लिविंग रूम का कोई हिस्सा या फिर आपका किचन काउंटर भी हो सकता है। एक बार आप इन जगह की पहचान कर ले तो आपको इन जगहों को बार बार डी क्लटरिंग करना होगा। अगर आप फौरन से इन्हें डी क्लटर नहीं करेंगे तो क्लटर का ढेर बन जाएगा। अगर डी क्लटर करते हुए आप बिखरे हुए बिल्स या चाबियां जैसे छोटे मोटे बिखरे हुए सामान देखते हैं तो इन सबको कम से कम आप किसी बाउल या बॉक्स में रखिए। दूसरी टिप है कि आप लिमिटेड कपड़े रखिए। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आप अपने सारे कपड़े यूज नहीं करते हैं। आप प्रिंसिपल नंबर 3 में बताए गए हैंगर ट्रिक को अपना सकते हैं या फिर जब भी आप एक नई ड्रेस खरीदे एक पुरानी ड्रेस को डोनेट कर दे। तीसरी टिप है कि अपने बच्चों को भी डी क्लटरिंग के काम में शामिल कीजिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो चीजों का बिखरना तो जाहिर सी बात है और मिनिमलिस्ट लाइफ जीना बहुत ही मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। जोशुआ और उनकी पत्नी ने अपने बच्चों से पूछा कि वे कौन कौन से टॉयज से नहीं खेलते। फिर उन्हें ढेरों ऐसे टॉयज मिल गए जिन्हें उन्होंने या तो बेच दिया या फिर डोनेट कर दिया। चौथी टिप है कि जरा हटकर सोचिए, अपनी चीजों को देने का गोल बनाइए। इससे आप न सिर्फ अपने घर को डी क्लटर करेंगे बल्कि दूसरों को खुशियां भी देंगे। एक और जरूरी बात जो याद रखनी चाहिए वो ये है कि हमें सिर्फ जरूरत और क्वालिटी की चीजें ही खरीदनी चाहिए। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं प्रिंसिपल नंबर 6 पर, जो कहता है खुशियां बांटिए। जब जोशुआ ने ये किताब लिखी तब तक ये और इनकी फैमिली के मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को अपनाए हुए 2 साल हो चुके थे। उन 2 सालों में बहुत सारे लोगों ने उनसे इस लाइफस्टाइल के बारे में पूछा। लोग उनकी कहानी को जितना भी सुनते उतना ही वे और भी ज्यादा सवाल करते। लोग इस बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे और सोचते थे कि क्या वो भी अपने घर को वैसे ही डी क्लटर कर सकते हैं। जोशुआ कहते हैं कि इससे आपकी जिंदगी बदल जाती है। मिनिमलिज्म बहुत ही अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल है। कौन नहीं चाहता कि वो एक साफ सुथरे और ऑर्गेनाइज्ड घर में रहे। जोशुआ का तो यहाँ तक सोचना है कि हम सभी को सिर्फ मिनिमलिस्ट तरीके से ही रहना चाहिए। हम इस दुनिया में सिर्फ चीजें जमा करने नहीं आए हैं, हम यहाँ जितनी हो सके अपनी जिंदगी को एंजॉय करने आए हैं। हमारे फोकस में चीजें नहीं बल्कि हमारी लाइफ की एक्सपीरियंस और लोग होने चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्हें हम अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं। जब आप खुश होते हैं आप अपनी खुशी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप जब भी अपनी खुशी शेयर करते हैं तो आपकी खुशी डबल हो जाती है। जोशुआ को भी लोगों ने अपनी डी क्लटरिंग की बहुत सारी कहानियां सुनाई। जब दोनों ही लोगों का एक्सपीरियंस एक जैसा हो तो ऐसी कहानियों को सुनने पर दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। जोशुआ की वेबसाइट में क्रिस्टी ने अपनी कहानी शेयर की। क्रिस्टी ने कहा कि वो पिछले 10 महीने से अपने घर को डी क्लटर कर रहे थे। उन्हें पहले से ही पता था कि उनके घर में बहुत ज्यादा क्लटर है। खासकर क्रिसमस के आने पर ये क्लटर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उनके घर में सारा सामान उलट पुलट और बिखरा पड़ा था। इसलिए क्रिस्टी ने डी क्लटरिंग करने का सोचा और उन्हीं चीजों को घर में रखा जो या तो उनके दिल के करीब थी या फिर उनकी जरूरत की थी। पिछले 10 महीनों में उन्होंने अपने ड्राइवर तक को डी क्लटर किया था और उनके पास बेचने लायक काफी सारा सामान जमा हो गया था। उन्होंने उनमें से वो चीजें निकाली जिन्हें वो किसी को दे सकती थी या डोनेट कर सकती थी। क्रिस्टी को ये बात समझ में आई कि डी क्लटरिंग सिर्फ एक बार करने का काम नहीं है, ये तो अब वो हर महीने ही करती है। हालांकि क्रिस्टी मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल में अभी तक पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं बनी है, पर उनकी कोशिश जारी है। वे जब भी कुछ नया आइटम खरीदना चाहती है पहले ही ये सोच लेती है कि इस नए आइटम की जरूरत है भी कि नहीं, या फिर इस आइटम को वो कहाँ रखेगी। क्या वो इसे इसलिए खरीद रही है क्योंकि वे इसे खरीद सकती है या फिर इसलिए कि उन्हें इसकी वाकई में जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप भी कर सकते हैं। आगे है प्रिंसिपल नंबर 7 जो कहता है कि सब चीजों को सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लिसिटी यानी सादगी से हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है। इससे हमें आजादी का एहसास होता है, लाइफ में खुशियां बढ़ती है और सब चीजों के बीच में बैलेंस पैदा होता है। सबसे जरूरी बात, हमारे घर में शांति आती है और घर भी क्लटर फ्री हो जाता है। आप सोचते होंगे कि आप अपने लाइफ को कैसे क्लटर फ्री बना सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप अपने घर को क्लटर फ्री बनाते हैं। आप अपनी जिंदगी में जिन बातों की कदर करते हैं या वैल्यू करते हैं, सिर्फ उनमें ही आपको अपना फोकस रखना है। बाकी सारी बातें जो आपका ध्यान भटकाती है उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। यही आपका हर रोज का मिनिमलिज्म प्रैक्टिस होना चाहिए। खुद के अंदर इस सोच को लाने के लिए टाइम मैनेजमेंट आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे कि एक बार एक प्रोफेसर ने अपनी क्लास के लिए टाइम मैनेजमेंट का डेमो बनाया। सबसे पहले प्रोफेसर ने टेबल के ऊपर एक बड़ा सा जार रखा, फिर इस जार को बड़े पत्थरों से भर दिया। ये पत्थर आपकी मुट्ठी जितने बड़े थे
जब प्रोफेसर ने पत्थर रखने का काम खत्म किया, उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या ये जार पूरी तरह से भर गया है। सारे स्टूडेंट्स ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि यस, जार तो पूरी तरह से भरा हुआ है। फिर प्रोफेसर ने एक बाल्टी छोटे छोटे कंकड़ को इस जार में डाला जो पत्थरों के बीच के खाली जगहों में जाकर भर गए। फिर से प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या ये जार अब भर गया है। इस बार स्टूडेंट्स ने ना में जवाब दिया। इसके बाद प्रोफेसर ने उसी जार में एक बाल्टी रेत डाली। ये रेत पत्थरों और कंकड़ों के बीच में जाकर बैठ गई। अब की बार प्रोफेसर ने आखिरी बार फिर से वही सवाल दोहराया। स्टूडेंट्स ने फिर से अपने जवाब में ना कहा। अब प्रोफेसर ने जार में एक बाल्टी पानी डाला जिससे वो जार ऊपर तक भर गई थी और इस बार वाकई में जार बिल्कुल भर गई थी। प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से इस डेमो का मतलब पूछा तो एक स्टूडेंट ने कहा कि उस जार में डाले गए अलग अलग सामान का मतलब अलग अलग एक्टिविटीज है। अगर आपकी जिंदगी का स्केड्यूल पहले से ही भरा हुआ है तब भी उसमें इतनी गैप बचती है जिससे आप अपनी और भी एक्टिविटीज डाल सकते हैं। प्रोफेसर ने कहा कि डेमो का पॉइंट ये नहीं है। उन्होंने कहा कि जार के बड़े पत्थर आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज है, जैसे कि आपकी फैमिली, हेल्थ, करियर, एजुकेशन वगैरह वगैरह। अगर आप सबसे पहले इनको जार में नहीं डालेंगे तो ये बाद में फिट नहीं होंगे, इसलिए ये सब आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए। ये कंकड़, रेत और पानी आपके लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस है। आपको इन सब डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से निकालना चाहिए। इससे आपकी जिंदगी के क्लटर कम होंगे और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। और इस बहुत ही बढ़िया सी कहानी को सुनने के साथ अब टाइम आ गया है कंक्लूजन का। तो जी मुद्दा मामला ऐसा है कि मिनिमलिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप अपनी जिंदगी की सारी इम्पोर्टेंट चीजों की वैल्यू करते हैं, उनकी कदर करते हैं और बाकी अनचाही चीजों से अपना पीछा छुड़ाते हैं। आपने उन 7 प्रिंसिपल्स के बारे में जाना जिन्हें अपना करके जोशुआ और उनकी फैमिली ने अपनी मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल की शुरुआत की। मिनिमलिज्म हमें एहसास कराता है कि हम काफी चीजों के बगैर भी आराम से जी सकते हैं। हमारी जिंदगी में क्लटर के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने घरों को चाही अनचाही चीजों से भर देंगे तो हम उन चीजों की कदर कैसे करेंगे जो हमारे लिए वाकई में कीमती है। यही बात हमारी जिंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए भी अप्लाई होती है। हम जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके साथ हमारे कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए और इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। ये सभी हमारी लाइफ को मीनिंग देते हैं। आखिर यही लोग हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हम उन्हीं का हाथ पकड़कर अपनी लाइफ जीते हैं, ना कि किसी फैंसी कार और फोन के भरोसे।